मैं बहुत गरीब लड़की थी। हमारे पास खाने को भी पैसे ना होते थे। हमारा बाप मर चुका था और भाई कोई नहीं था। बहनों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत थी। माँ ने कहा कि बहनों को दहेज ना दिया तो रिश्ता टूट जाएगा। जहाँ मैं नौकरी करती थी वहाँ 4 लड़कों ने मुझे रात गुजारने के लिए 1 लाख की ऑफर की। मैं वहाँ चली गई। जब चारों लड़कों ने मेरे साथ हवस पूरी करी तो उनका 5वां दोस्त भी आ गया। जैसे ही कमरे में आया तो उसे देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि हालात इंसान को सब्र करने पर मजबूर कर देते हैं, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। या यूं कहे कि कभी कभी जरूरत से ज्यादा ख्वाहिशें इंसान को खत्म कर देती है। और मैं भी ना पूरी होने वाली ख्वाहिशों के सफर पर निकल पड़ी थी। मैं रात 1 बजे से इस छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और एक के बाद एक लड़के ने मुझे नोच डाला था। दर्द अपनी इंतहा पर था, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से स्वीकार किया था। ना ही मुझे अपने कपड़ों का होश था और ना ही अपना। 2 ही लड़कों ने मेरा हाल ऐसा कर दिया था कि मेरा सारा वजूद जख्मी हो गया था। यह सोचकर मेरी रूह कांप रही थी कि अभी 2 लड़के और मेरे साथ अपनी हवस पूरी करने आने वाले हैं और मुझे पूरी खुशी से उन्हें वक्त देना है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी की कोई रात ऐसी भी होगी। ये सब मैं भारी कीमत की वजह से कर रही थी, इसलिए पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं था। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों की ख्वाहिश मुझे इस मुकाम तक ले आई थी जहां मैंने एक ही रात में 4 लड़कों के साथ। ये कोई आम बात नहीं थी। आम हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वहां मुझे फैसला करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। वह सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। उन दोनों नौजवानों ने ही मुझे पूरी तरह अपनी हवस का निशाना बना लिया। ये पहली बार था जब मैं किसी मर्द के गिरफ्त से छूट ना पाई। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। मैंने एक गहरी सांस ली। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन मैं कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है। बाहर इसके और भी दोस्त इंतजार में बैठे हैं। इसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वह फौरन ही मेरे पास चला आया और मेरे आंसुओं को नजरअंदाज करता अपनी ख्वाहिशें मुझ पर बिखेरने लगा। मेरे वजूद में बर्दाश्त की हिम्मत खत्म हो रही थी। मैं बार बार इसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन उतना ही मुझ पर हावी होने लगता। ऐसा लग रहा था जैसे इसे इस खेल में मजा आ रहा हो। मेरे धक्का देने पर वह पहले से भी ज्यादा जोर से मेरे करीब आता, इसलिए अब मैं इसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरने वाली कयामत को बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक वह अपनी प्यास बुझाता रहा और जाते जाते उसने अपने निशान छोड़ दिए और कहने लगा कि अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वह मेरे साथ दोबारा वक्त जरूर बिताएगा। उसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने वजूद पर डाली तो जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां जख्म मौजूद ना हो। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज्यादा मुझे जख्मी कर दिया था। उन लोगों ने मुझ पर जरा भी रहम नहीं किया, और आता भी क्यों। उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वह तो अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे और ये एक रात मेरी जिंदगी की काली रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश नहीं रहा था। मैं खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मेरी आंखें बंद होने लगी थी और जब इन तीनों लड़कों ने मुझे बताया कि उनका एक 5वां दोस्त भी आ गया है, मुझ में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि मैं उन्हें इनकार कर पाती या हाँ और मैं जवाब दे सकती। जैसे ही 5वां लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे पास आया तो मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई। ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम शिल्पी है और मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। लोग मास्टर्स करके भी डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों की धूल समेट रहे होते हैं। इस बात का सही तरीके से अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवान की एक बड़ी सी लाइन लगी होती जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते। ऐसे में मुझ जैसी लड़की को नौकरी कहाँ मिल सकती थी, जिसके पास ना ही तजुर्बा था और ना ही कोई बड़ी डिग्री थी। मगर नौकरी ढूंढना मेरी पहली जरूरत बन चुकी थी, क्योंकि बाबा के देहांत ने हमारी कमर तोड़ दी थी। बाबा घर में अकेले कमाने वाले थे और हम 3 बहनें बिन ब्याही घर में मौजूद थी। मेरी बड़ी बहन ने कोई पढ़ाई हासिल नहीं की थी, इसलिए कमाने की जिम्मेदारी इसके बजाय मेरे कंधों पर आ गई थी। मैं घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं तो बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आया था कि बाबा कितने जतन करके हमारे लिए रोटी कमाते थे। मैं हमेशा ही बाबा से इस बात पर नाराज रहती थी
कि वे हमारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करते। मेरी नाराजगी पर बाबा का चेहरा हमेशा उतर जाता। बड़ी मोहब्बत से मुझे पुकार कर कहते थे, शिल्पी तू फिक्र ना कर, एक दिन तेरे भाग भी जाग उठेंगे। लेकिन मुझे वह दिन अपनी किस्मत में आता नजर नहीं आ रहा था। और फिर एक रात बाबा नींद में ही ऊपर वाले को प्यारे हो गए। और जब हम पर सुबह ये बात खुली कि बाबा हमारे बीच नहीं रहे, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि बाबा हमारे लिए किस कदर खास थे। जब तक वे हमारे सर पर मौजूद थे, कम से कम दुनिया की बुरी नजरों और रोटी जैसी बुनियादी जरूरत से तो हम महरूम नहीं थे। बाबा के देहांत के कुछ दिन बाद तक तो आस पड़ोस वाले और खानदान वालों ने हमारी मदद की, लेकिन कुछ वक्त बाद सभी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। आज के दौर में कौन किसका पेट पाल सकता है। मजबूरन मुझे ही नौकरी की तलाश के लिए घर से निकलना पड़ा और मुझे समझ आ गया कि औरत के लिए बाहर की दुनिया किस कदर मुश्किल है। किसी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिली थी। हर कंपनी के बाहर हजार हजार नौजवान पहले से ही खड़े होते। मैंने स्कूलों का रुख किया तो ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई कि आधे दिन से भी ज्यादा काम करने के बाद सिर्फ 6,000 रुपए मिल रहे थे, जिसमें घर के खर्च भी पूरे ना हो पाते। इसमें भी हर स्कूल वाले मुझसे मेरा तजुर्बा पूछते। मेरा मुंह खाली रह जाता और तलाश करने के बावजूद भी कोई नौकरी ना मिली तो मेरी एक दोस्त के भाई की वजह से एक पिज्जा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई। ये शहर में एक अलग इलाके में बना हुआ था, जहाँ हर वक्त ही मर्दों का बहुत रश रहता था। काले रंग का कोट पैंट मेरे हवाले कर दिया गया, जिस पर पिज्जा हाउस का नाम लिखा हुआ था, और मुझे अगले दिन से ही नौकरी पर बुला लिया गया। इस नौकरी के बड़े अजीब अजीब से रूल्स थे जो मुझे पूरे करने थे। उन्हें एक मॉडर्न सी लड़की वेटर के नाम पर चाहिए थी, जिसके छोटे छोटे से बाल कंधों पर फैले हुए हो और वह बहुत सारा मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी हो। मैं यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर घर वापस लौट आई थी। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि मुझे नौकरी करनी है या नहीं, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम था। बाबा की मौजूदगी में तो कभी जरूरत के बिना घर से निकलने की नौबत भी पेश नहीं आई थी, और पिज्जा हाउस में तो इतने सारे मर्दों के बीच इतने टाइट से कपड़े पहनकर खड़े होना मेरे लिए बहुत ही कठिन था। मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा लेती है। मैं वहां से वापस घर आई तो मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी परेशान हो रही थी। मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने माँ से कहा कि आप बाहर खड़ी होकर क्या कर रही हैं? तो माँ रोते हुए कहने लगी कि बेटा शिल्पी, लाइट वाले आए थे और उन्होंने हमारी बिजली काट दी है। माँ की बात सुनकर मेरा दिल धक सा बैठ गया। गर्मी जोरों से थी और ऐसे में बगैर बिजली के गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था। पिछले 3 महीने से हम बिल जमा नहीं कर पाए थे और शायद इसलिए हमारी बिजली काट दी गई थी। माँ के आंसुओं ने मेरे लिए फैसले को बहुत आसान कर दिया था। मैंने माँ को गले लगाया और उन्हें बताया कि मुझे एक अच्छी नौकरी की जगह मिल गई है और कल से मुझे नौकरी पर जाना है। मैंने मेरे सर पर हाथ रखा कर कहा कि अब तुम ही मेरा बाजू हो और तुम्हें ही अपने दोनों बहनों की शादियां भी करनी है। माँ ने इतनी भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी और मैं सोच रही थी कि मैं जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, लेकिन मुझे ही ये फर्ज निभाना था। माँ पूछ रही थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है, लेकिन मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि मुझे कहाँ नौकरी मिली है। इसलिए मैंने माँ से कह दिया कि एक बड़ी सी कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरी नौकरी का वक्त दोपहर 3 से रात 11 बजे तक का है, और ये बात मैंने बड़ी मुश्किल से माँ को बताई थी। मेरी नौकरी का जानकर माँ हैरत से मेरी तरफ देखने लगी कि कौन सी कंपनी है जहाँ दोपहर 3 बजे बुलाया गया है। मैंने झूठ कह दिया कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 24 घंटे चलती है। इस वक्त हमें पैसों की जरूरत थी। माँ ने कोई सवाल करने के बजाय मुझे तरक्की की दुआएं दी और अगले दोपहर 2 बजे ही पिज्जा हाउस के लिए मैं रवाना हो गई। मुझे क्या खबर थी यहाँ से मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाने वाली है। मैंने अपना यूनिफॉर्म पिज्जा हाउस में आकर बदला। मैनेजर ने मुझे उसके दरवाजे के करीब ही खड़ा कर दिया और कहने लगा कि आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम हर आते जाते को तमीज से वेलकम करोगी। और साथ ही मुझे डांट कर कहा कि कैसे मुंह उठाकर चली आ गई हो, जाओ पहले मेकअप करो। मैनेजर की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई, क्योंकि मेरे पास मेकअप नहीं था। वहाँ मौजूद एक दूसरी लड़की ने अपने मेकअप से मेरे गहरी सी सुर्खी लगाई। वह बड़ी तेजी से मेरे चेहरे पर अपना हाथ चला रही थी, और इसके बाद जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मैं हैरान रह गई। मुझे मालूम था कि मैं खूबसूरत हूँ और मेरा रंग भी बहुत साफ है, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद ही मैं पूरी तरह निखर गई थी। मैं खुद को आईने में देख रही थी, और जब वह लड़की कहने लगी कि लोग खूबसूरती देखकर ही तो यहाँ रुकते हैं, वरना काम करने को तो बहुत से लोग मिल जाते हैं, मैं जान गई थी ये नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि खूबसूरती की वजह से मिली है। नौकरी का यह पहला दिन मेरे लिए बहुत ही भारी था।
मैं 3 बजे से दरवाजे पर खड़ी आने जाने वाले मर्द और औरतों को वेलकम कर रही थी। यहाँ औरतों की गिनती कम ही आती थी, ज्यादातर मर्द ही आते थे। रात तक मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो चुका था और अभी मुझे वापस बसों के धक्के खाते हुए घर भी पहुंचना था। 12 से 1 के करीब मैं घर पहुंची थी। माँ मेरे इंतजार में जागी हुई थी। मैंने माँ के साथ बैठकर खाना खाया और फौरन ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे बाबा की बहुत याद आ रही थी। बाबा मेरे सबसे ज्यादा नखरे उठाया करते थे, फिर भी मैं हमेशा उनसे किसी न किसी बात पर रूठ जाती थी। पैरों की तकलीफ से तड़पते तड़पते नींद लग गई। पता ही नहीं चला अगले दिन मैं फिर दोपहर के 2 बजे घर से निकल गई। आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया था, बल्कि एक ऑर्डर लेने का काम दिया गया था। ये काम मुझे थोड़ा सा आसान लगा, क्योंकि कुछ ही देर में अंदाजा हो गया कि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं जिसके पास भी ऑर्डर लेने के लिए जाती, उनमें से अक्सर मर्द मुझे सर से पांव तक देखते और मुस्कुराते। बदले में मुझे भी मुस्कुराहट का बदला देना पड़ता, क्योंकि ये मेरी नौकरी का सवाल था। जानबूझकर ऑर्डर देने में काफी वक्त लगाते और कभी कभी तो ऑर्डर देते वक्त इस कदर करीब आ जाते कि मेरा सांस रुकने ही लगता। ये पिज्जा हाउस मुझ जैसी वेटर्स की वजह से चल रहा था। इस बात का मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि यहाँ आने वाले ज्यादातर मर्द वेटर की वजह से ही आते हैं। दिन तेजी से गुजर रहे थे और मुझे यह नौकरी करते करते महीना हो गया था। इस 1 महीने में काफी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब निगाहें, ऑर्डर देने के बहाने करीब आना और अजीब अजीब बातें बोलना। लेकिन इस नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि तनख्वाह से हटकर इसमें 1 महीने में टिप के काफी पैसे जमा हो गए थे। मैंने उन्हीं पैसों से बिजली का बिल जमा कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं पिज्जा हाउस के माहौल की आदी होती जा रही थी। 4 लड़के रोज ही शाम के वक्त पिज्जा हाउस आते और सबसे आखिर वाली टेबल पर बैठ जाते। वह टेबल मेरे हिस्से में थी और रोजाना मैं ही उनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती थी। वे चारों ही 24 या 25 साल के नौजवान थे, जो मुझे गहरी निगाहों से देखा करते थे। आज भी मैं उनके पास ऑर्डर लेने के लिए गई तो उनमें से एक पूछने लगा, तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने हाँ कह दिया। इसने फौरन ही अपना कार्ड निकाल कर मेरे आगे रखा और कहने लगा, तुम बहुत ही शरीफ लड़की लगती हो। अगर कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो याद कर लेना। बिना सोचे समझे ही मैंने वह कार्ड उठाकर अपने कोट की जेब में रख लिया तो वह मुस्कुरा उठा। उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। रोज ही मैं उनका ऑर्डर लेने लग जाती और उनमें से कोई न कोई मुझसे कोई सवाल पूछ लेता। रोजाना होने वाली इस मुलाकात की वजह से हमारे बीच थोड़ी सी बेतकल्लुफी आ गई थी। दूसरा महीना भी एक पलक झपकते गुजर गया। फिर माँ ने एक दिन मुझे बताया कि बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और वे लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। माँ की बात सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि अभी तो मैंने घर का खर्चा ही अपने कंधों पर उठाया था। शादी की जिम्मेदारी का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। माँ कहने लगी, तो अपनी कंपनी में से लोन के लिए बोल दे। इतनी बड़ी कंपनी है, लाख रुपए लोन मिल गया तो तेरी बहन की अच्छे से शादी हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन भी 24 साल की हो रही थी और माँ उसकी तरफ से बहुत परेशान थी। अब मैं माँ को क्या बताती कि मैं तो पिज्जा हाउस पर मामूली सी नौकरी कर रही थी, लाख रुपए मुझे कहाँ से मिलते। माँ ने मुझे ये कहा तो मैंने उनको किसी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन माँ की आंखों में मुझे चमकती हुई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। माँ को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। अगले दिन मैं नौकरी पर भी सारा वक्त परेशान रही और ये बात मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने नोट कर ली। वह मुझसे कहने लगी कि क्या बात है शिल्पी, आज तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। मैंने उसे बता दिया कि बड़ी बहन की शादी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, तो इतना खर्च करने की क्या जरूरत है, सादगी से विदाई कर दो। इसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वह ठीक ही तो कह रही थी, इतना मसला बनाने की जरूरत क्या थी। घर आकर मैंने माँ को यही राय दी कि वह सादगी से बहन की शादी कर दे, लेकिन मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, हर किसी को हमारे मसले का अंदाजा नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही दहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट थमा दी और अगर मैंने खाली हाथ तेरी बहन को विदा किया तो इसके ससुराल वाले सारी जिंदगी से बातें सुनाते रहेंगे। माँ की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि ऐसी जगह दीदी की शादी करने की जरूरत ही क्या है। मेरी बात सुनकर माँ नाराज हो गई और कहने लगी, बहुत मुश्किल से तेरी बहन का एक अच्छी जगह से रिश्ता आया है और तू इसमें भी नुक्स निकाल रही है। अगर आज तेरा बाप जिंदा होता तो मुझे तेरी मिन्नत न करनी पड़ती। वह खुद ही अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर लेते। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे और उनकी बात ने मेरा दिल भी दुखा दिया था। वह ठीक ही तो कह रही थी कि अगर बाबा जिंदा होते तो वह किसी भी तरह पैसे जमा कर लेते। मैंने माँ को गले लगाया और उनसे वादा किया कि मैं जल्द ही पैसों का इंतजाम कर लूंगी।
मैं खुद भी नहीं जानती थी कि इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे। बाप का साया वाकई औलाद के लिए बहुत बड़ी बात होती है। वह अपनी जान पर खेल कर भी औलाद को जिंदगी के साथ सुख देता है, और मेरे लिए अपने बाप की जगह लेना बहुत मुश्किल था। दिन यूं ही परेशानी के आलम में गुजर रहे थे। मैंने पिज्जा हाउस के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नजरों से उसने मुझे देखा था, मैं खुद ही जमीन में गड़ गई थी। वह लड़के अब भी रोजाना पिज्जा हाउस आते थे। मैं उनका ऑर्डर लेने गई तो उनमें से एक ने कहा, क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बिल्कुल ही उतरा हुआ है। इसकी बात सुनकर न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वे बार बार पूछने लगे कि मैं उन्हें अपनी परेशानी बताऊं। ना चाहते हुए भी मैंने उसे अपना मतलब बता दिया, क्योंकि मुझे भी किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपना दर्द बयां कर सकूं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और कहने लगा, कितनी छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हो रही हो। आपको अपना कार्ड इसलिए तो दिया था, कोई भी परेशानी हो तो आप हमें याद कर ले। मैं हैरत से उनके चेहरे को देखने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वे 4 अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन उन चारों ने फौरन ही मुझे लाख रुपए की पेशकश कर दी थी। मैं हैरत से आंखें फाड़े उनकी तरफ देख रही थी। वे कहने लगे, 1 लाख रुपए देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी उनके लिए कुछ काम करना होगा। उनकी बात सुनकर मैं चुप होकर रह गई थी। उन लड़कों को मुझसे क्या काम होगा, ये बात समझने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने फौरन ही घबरा कर कहा कि मैं एक शरीफ घर से ताल्लुक रखती हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। वह हंसकर कहने लगे कि हमने सिर्फ आपको ऑफर दिया है, स्वीकारना आपके हाथों में है। हाँ करनी है या नहीं आपकी मर्जी, लेकिन आज के दौर में 1 लाख रुपए आपको कोई भी नहीं देगा, चाहे वह आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। ये बात तो उनकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत को गिरवी रखकर 1 लाख हासिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया। मैं हालात से पूरी तरह थक चुकी थी और ऐसे ही थकी हारी जब लौट कर घर आई तो मेरी माँ और बहनें मेरे इंतजार में थी। माँ ने बताया कि दीदी के ससुराल वाले 1 महीने बाद ही शादी की बात कर रहे हैं और वे दीदी के साथ साथ छोटी को भी अपने छोटे बेटे के लिए लेना चाहते हैं। इसी तरह एक खर्च में 2 शादियां हो जाएंगी। छोटी के रिश्ते का सुनकर जहां मुझे खुशी हुई थी, वहीं 1 महीने का वक्त सुनकर मेरी जान निकल गई। पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो सका था और माँ मुझ पर उम्मीद बांधे बैठी थी। मैंने एक नज़र अपनी दीदी के चेहरे पर डाली, जहां बहुत वक्त के बाद मुझे खुशी के रंग नजर आ रहे थे। मैं दीदी के ससुराल वालों से मिली थी। वे लोग वाकई बहुत अच्छे थे, लेकिन आज के दौर में सादगी और बगैर दहेज के कौन दुल्हन विदा करवाता है। वे भी इसी तरह के लोग थे। मैं अपनी बहनों की खुशी को हमेशा कायम देखना चाहती थी। मैंने माँ से कहा कि आप शादी की तारीख पक्की कर दें, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। मेरी बात सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, मगर वे लोग इस बात से बेखबर थे कि ये खुशी मेरी खुद की बर्बादी के बदले उन्हें हासिल होने वाली है। अगले दिन मैंने उन चारों लड़कों से हामी भर ली। वे मुस्कुरा कर कहने लगे, हम जानते थे कि आप जरूर मान जाएगी। उन चारों ने एक रात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने की बात की थी। मैंने माँ को बताया कि साल के खत्म होने की वजह से कंपनी में काम बहुत ज्यादा है, मुझे एक रात कंपनी में ही गुजारनी होगी। कंपनी ने मेरा लोन स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं उनकी बात मानने पर मजबूर हूँ। लोन पास होने की बात सुनकर माँ इस कदर खुश हो गई कि उन्होंने मुझे रात रुकने की इजाजत भी दे दी और मैं पिज्जा हाउस से छुट्टी लेने के बाद उन चारों लड़कों के साथ चली गई। उन चारों ने मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और जब 5वां लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि पूरा बिस्तर खून में भरा हुआ था और मैं अपनी जिंदगी की शायद आखिरी सांसें ले रही थी। उसने फौरन ही मुझे अपने बाजू में उठाया और गाड़ी में डालकर छोटे से अस्पताल में ले आया, जहां शायद इसका कोई जानने वाला ही डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था वो लड़का। उन चारों का ही दोस्त था, लेकिन इसके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी। इसे मुझ पर रहम आ गया था, वरना शायद मैं इसी बिस्तर पर दम तोड़ जाती। मैंने माँ को फोन करके बता दिया था कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई है। इस लड़के ने अस्पताल का सारा खर्च खुद उठाया और इसके दोस्तों से 1 लाख रुपए लेकर मुझे दे दिए थे। वे चारों बहुत अमीर कारोबारी लोगों के बेटे थे। अगर वो चाहते तो बगैर मुझे बर्बाद किए भी मेरी मदद कर सकते थे। मेरे ठीक होने पर मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और रकम भी मेरे हाथ आ गई थी, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। इस लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी की ऑफर कर दी थी और यकीन दिलाया था कि मैं वहां इज्जत से नौकरी करूं। आज मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई थी और मैं इस लड़के की फैक्ट्री में नौकरी कर रही हूँ। एक बात मैं अच्छी तरह जान गई थी कि आज के इस दौर में बगैर मतलब के मदद करने वाले लोगों की तादाद ना होने के बराबर है।
नौकरी करने वाली लड़कियों को इज्जत की नज़र से देखें, क्योंकि वे बहुत ही मजबूरी की हालत में अपने घरों से निकलती है, चाहे फिर वह तंग लिबास पहनकर किसी पिज्ज़ा हाउस के दरवाजे पर ही क्यों ना खड़ी हो। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आप सबसे गुजारिश है, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।